नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में भारत की ओर से किसी तकनीकी खराबी के कारण अचानक से पाकिस्तान के एक क्षेत्र में मिसाइल फायर हो गई। रक्षा मंत्रालय ने इसका कारण तकनीकी खराबी बताया और इसको खेदजनक भी बताया है। बता दें, गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि भारत की ओर से एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तान आया था और पाकिस्तानी इलाके में क्रैश कर गया। पाकिस्तानी सेना ने इस मामले में भारत से जवाब मांगा था, जिसको लेकर भारत ने सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने शुक्रवार को पहली बार पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। भगवंत और केजरीवाल के 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो होना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ गले मिलने वाली तस्वीर को ट्वीट किया और लिखा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देने उनके घर भगवंत मान गए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मान पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शुक्रवार का दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल का आखिरी दिन था। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार जीत मिली है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं आएंगे तो योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीत भी गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसे हैं। उन्होंने तंज में कहा है कि बीजेपी की जीत में योगदान के लिए बसपा प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पद्म विभूषण या भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। यूपी उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें 3 गुना बढ़ गई हैं। मायावती और ओवैसी ने बीजेपी की जीत में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें पद्म विभूषण भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि दलितों ने भी बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि उन्हें समाजवादी पार्टी के जंगल राज की वापसी का डर था। उन्होंने कहा कि बसपा के समर्थक जो मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू हैं और कई ओबीसी समुदायों से हैं, उनमें ये डर था कि अगर सपा सत्ता में आई तो राज्य को जंगल राज और अतीत का गुंडा राज में वापस फेंक दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर भाजपा को वोट दिया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने सपा पर भरोसा किया, ये हमें महंगा पड़ा। हमने मुसलमानों पर भरोसा करके एक कड़ा सबक सीखा है। हम इस अनुभव को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार बदलाव करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के चुनावों में विपक्ष की लड़ाई काफी हद तक कांग्रेस पर निर्भर है। ममता ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस को सलाह देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभी आक्रामक न हो, सकारात्मक रहें। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव नतीजों से 2024 के भाग्य का फैसला करना अव्यावहारिक है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के हार के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीतना भाजपा को 2024 की जीत तक नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश को निराश और परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए और इसे चुनौती देना चाहिए। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, ये एक मशीनरी जनादेश है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से कुछ राज्यों को जीत लिया है, वो ये सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि वे 2024 भी जीतेंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं होने वाला है। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन करने के एक दिन बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि इन राज्यों के चुनाव परिणामों का अगले लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में होगी और फैसला किया जाएगा, किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं। किशोर ने कहा कि साहब जानते हैं, इसीलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप ना फंसें। बता दें, पीएम मोदी ने चुनाव बाद अपने संबोधन में कहा कि 2019 के चुनाव के बाद ज्ञानियों ने कहा था कि 2019 की जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या इस बार ये ज्ञानी ये कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।
पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की हार और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कहा, ये बदलाव की राजनीति है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं पंजाब के लोगों को नया सिस्टम शुरू करने के इस बेहतरीन फैसले के लिए बधाई देता हूं। ये पूछे जाने पर कि वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होते हुए ऐसा कैसे कह सकते हैं, सिद्धू ने कहा कि लोगों ने बदलाव को चुना है और वे कभी गलत नहीं होते। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, हमें विनम्रता से इसे समझना चाहिए और इसके आगे झुकना चाहिए। पंजाब में हार को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोष दिया, जिसके बाद कैप्टन का पलटवार आया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में नया नेतृत्व दिया, लेकिन कैप्टन के वक्त की 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ गई और लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया। इसको लेकर कैप्टन ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व हार से कभी नहीं सीखेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड के नतीजों का क्या? जवाब बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा की तरह वो यानी कांग्रेस नेतृत्व इसे पढ़ने से बचेगा। 5 राज्यों के चुनावों में बुरे प्रदर्शन और पंजाब के हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के अंदर से नेता एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ कांग्रेसी नेताओं से इसको लेकर बात की। कांग्रेस की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं हैरान हूं, पार्टी की हार देखकर मेरा दिल रो रहा है। हमने पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी और जवानी दी है। मुझे भरोसा है कि पार्टी का नेतृत्व सभी कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जो मैं और मेरे साथी पिछले कुछ समय से उठा रहे हैं। वहीं शशि थरूर ने भी ट्वीट कर संगठनात्मक नेतृत्व में सुधार करने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी दुख जताया और कहा कि सब कुछ गलत हुआ है। गंभीरता से चुनाव लड़ने का इरादा ही नहीं था, बदले हुए नेतृत्व को लेकर पार्टी में उलझन थी। हमारी पारी खत्म हो गई है, लेकिन आने वाले कांग्रेस नेताओं का भविष्य दांव पर है। इसके अलावा भी इंडियन एक्सप्रेस ने बिना नाम बताए कांग्रेस नेताओं के बयान बताए, जिनमें वो काफ़ी नाराज हैं और पार्टी के सुस्त रवैये को लेकर चिंतित भी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य देशों से किराए के लड़ाके तैनात करने का आदेश दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस मध्य पूर्व के देशों के 16,000 से अधिक लड़ाकों को भर्ती करेगा। इन लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में रूस की मदद की थी। पुतिन का यह कदम यूक्रेन पर हमले के आदेश के 2 हफ्ते बाद आया है, जिसके तहत रूस अतिरिक्त रूसी सैनिकों को जोखिम में डाले बिना सीरिया जैसे इलाकों से लाए गए भाड़े के सैनिकों को तैनात करेगा। पुतिन ने कहा, यदि आप देखें, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो पैसे के लिए आए हैं, बल्कि अपनी मर्जी से डॉनबास में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आना चाहते हैं, तो हम उन्हें मौका देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।